वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल DSIR प्रिज्म स्कीम के बारे में है। DSIR का यहां पर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से है और प्रिज्म का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज। बाकी स्कीम तो है ही। अब प्रिज्म स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का है, ये तो समझ में आ गया। नाम से स्पष्ट है कि ये है क्या। हमें इंडिविजुअल्स में, स्टार्टअप्स में और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जो इनोवेशन है उसे प्रमोट करना है इस स्कीम के माध्यम से। यहां पर इंडिविजुअल इनोवेटर्स को हेल्प की जाती है ताकि वो एक सक्सेसफुल टेक्नोप्रेन्योर बन सके। मतलब एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को स्टैब्लिश कर रहा है, उसे आप टेक्नोप्रेन्योर बोल सकते हैं। यहां पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। एट द सेम टाइम उन्हें फंड्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि अगर उनके पास कोई कमर्शियली वाइबल इनोवेटिव आइडिया है तो उसे इंप्लीमेंट किया जा सके। कौन होगा एलिजिबल? कोई भी ऐसा इनोवेटर जो इंडियन हो, वो स्टूडेंट हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है या फिर कॉमन सिटीजन भी हो सकता है, वो एलिजिबल होगा। फीचर्स की बात करें तो यहां पर टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही गई है। जो असिस्टेंस दिया जाएगा वो कई सारे लेवल पर दिया जाएगा। मतलब आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको डेवलप करिए, उसका प्रोटोटाइप तैयार करिए, पायलट बेसिस पर आप उसे चेक करिए कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा और उसका एक पेटेंट ले लीजिए अपने पास। इन सभी चीज़ों के लिए आपको पैसे मिलेंगे। कौन कौन से सेक्टर्स कवर्ड हैं? ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियली यूटिलाइजेबल स्मार्ट मटेरियल, मतलब कुछ ऐसा जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट पहुंचाने वाला हो। वेस्ट टू वेल्थ, मतलब समझ रहे होंगे आप, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो नॉलेज इंटेंसिव एरिया में वर्क करती हो, इन सभी को यहां पर सपोर्ट दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 फेजेस में दिया जाएगा। पहले फेज में 2 कैटेगरी होगी। कैटेगरी 1 में अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो आप उसे प्रूफ करना चाहेंगे। उसे प्रूफ करने के लिए आपको उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करना होगा या मॉडल तैयार करना होगा। इसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। तो 2 लाख से 20 लाख तक का फंड आप ले सकते हैं कैटेगरी 1 में, डिपेंडिंग ऑन कि आपका आइडिया कितना बड़ा या छोटा है। कैटेगरी 2 में आप उसका एक वर्किंग मॉडल तैयार करेंगे, देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि आपका जो मॉडल है वो काम कर भी रहा है कि नहीं, अगर थोड़ा बड़ा स्केल लिया जाए तो इसके लिए भी आपको 2 लाख से 20 लाख तक का फंड मिल जाएगा। ये कैटेगरी 2 है। फेज 2 में आते हैं तो आप चाहेंगे कि आप अपनी इस आइडिया, कॉन्सेप्ट या मॉडल को लेकर एक एंटरप्राइज स्टैब्लिश करें, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको 50 लाख तक का फंड सेकेंड फेज में मिलेगा। तो ये पूरा प्रिज्म स्कीम है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एस्ट्रॉइड अपोफिस के बारे में है। हाल ही में नासा ने इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। एक अफवाह चल रही थी कि आने वाले समय में जो ये एस्ट्रॉइड है अपोफिस, ये धरती से टकराएगा। उन्होंने कहा कम से कम आने वाले 100 सालों तक ऐसा नहीं होने वाला है। दैट्स वाई ये एस्ट्रॉइड न्यूज में आया। जो अपोफिस है ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है। क्या होते हैं नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, जानेंगे। उसके पहले ये काफी बड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है वो 335 मीटर के आसपास है। नाम और डिस्कवरी की बात करते हैं। इसे नाम दिया गया है एक एंशिएंट इजिप्शियन गॉड के नाम से, जो गॉड ऑफ क्योस एंड डार्कनेस हैं। उन्हीं के नाम पर इसका नाम अपोफिस रखा गया है। 2004 में इसे डिस्कवर किया गया था। नासा ने उस समय यह कहा था कि यह अर्थ के लिए एक बड़ा खतरा है, यह अर्थ के काफी नजदीक है और टकरा भी सकता है। तो आवश्यकता महसूस हुई कि इसे लगातार मॉनिटर किया जाए। तो इसे मॉनिटर कैसे किया गया? एक 70 मीटर रेडियो एंटीना, जो कि डीप स्पेस नेटवर्क का जो गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कहां पर है? कैलिफोर्निया में। वहीं से अपोफिस के मोशन को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। अपोफिस को पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में डाला गया है। अब एस्ट्रॉइड होते क्या है? देखिए, पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो हमारा सोलर सिस्टम भी बना। जब सोलर सिस्टम बना तो सन के चारों ओर बहुत सारे चट्टान और डेब्रिस हुआ करते थे। वो डेब्रिस आपस में इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर उन्होंने प्लैनेट का रूप ले लिया। लेकिन ये सारे के सारे जो डेब्रिस थे वो प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। जो धूल थी या फिर जो गैसेस थी वो प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। कुछ ने हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ दिया और वो बहुत दूर कहीं अंतरिक्ष में चले गए, लेकिन सारे नहीं जा पाए। कुछ यहीं हमारे सोलर सिस्टम में ही रह गए। वो ना तो प्लैनेट बन पाए और ना ही वो हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर जा पाए।
इस तरीके से ये सन के चारों ओर अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, चट्टानी हैं एक तरह की। ये प्लैनेट से काफी छोटे होते हैं। चूंकि ये प्लैनेट नहीं बन पाए, किसी प्लैनेट के साथ जुड़ नहीं पाए और अभी भी सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसीलिए कई बार इन्हें माइनर प्लैनेट भी कह दिया जाता है। इन्हें 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहले पार्ट में वो एस्ट्रॉइड्स आते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगा रहे हैं। ये 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन के आसपास इनकी संख्या है। जो दूसरा ग्रुप है उसमें ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स आते हैं। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स ऐसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लाइक अर्थ, मान लीजिए यहां पर सन है और सन के चारों ओर अर्थ ये चक्कर लगा रही है, तो ये अर्थ के पीछे या फिर आगे रहेंगे और सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे। यूजुअली इनकी जो इनिशियल प्रेजेंस है वो जुपिटर और नेपच्यून में देखी गई थी। जुपिटर के पास तो बहुत सारे ऐसे ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं जो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। ये प्लैनेट से दूर भी नहीं जाते और प्लैनेट के नजदीक भी नहीं आते कि उनसे टकरा जाए, बस उनके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। 2011 में अर्थ का भी एक ट्रोजन रिपोर्ट किया गया था जो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है सन का। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स का। ये सन के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन अपनी कक्षा में ये कई बार अर्थ के काफी नजदीक आ जाते हैं और इसीलिए हम इनसे डरते रहते हैं। गीगा मेश के बारे में है। हाल ही में वुमेन लेड एक स्टार्टअप ने, जिसका नाम एस्ट्रोम है, उन्होंने गीगा मेश डेवलप किया। अब ये गीगा मेश है क्या? ये एक इनोवेटिव वायरलेस बैकहॉल है, बैकहॉल सॉल्यूशन है। बैकहॉल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कोई एक सेंटर पॉइंट जहां से हाई स्पीड बैंडविड्थ को बहुत ही तेज स्पीड से ट्रांसमिट किया जा सके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए, उसे बैकहॉल कहा जाता है। देखिए, जब भी कभी मुझे गांव में जाना होता है तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मैं लेक्चर्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वहां पर मुझे इंटरनेट की स्पीड नहीं मिलेगी। रूरल एरियाज में ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना काफी मुश्किल होता है। जो फाइबर बिछाया जाता है वो महंगा पड़ेगा, बिकॉज वहां पर बहुत सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए वहां पर आपको जो पोर्टेबल वाईफाई होता है या मोबाइल में जो आपका डेटा होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। आप बहुत ज्यादा डेटा रखें भी तो वहां पर आपको अच्छी स्पीड नहीं मिलेगी, तो प्रॉब्लम होती है। इसके सॉल्यूशन के तौर पर गीगा मेश को तैयार किया गया है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाएगी और स्पीड बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि आपको जो फाइबर की बैंडविड्थ होती है उसमें स्पीड मिलती है। ऐसी डिवाइस ये होगी। इसकी कैपेसिटी क्या होती है हम समझेंगे। ये एक इनोवेटिव वायरलेस प्रोडक्ट है जो फाइबर की तरह बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड करवाएगा। इसकी कॉस्ट काफी कम है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अब काफी लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विस सब अर्बन या रूरल एरियाज में इसके माध्यम से प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये नेटवर्क कंजेशन को कम करेगा और रूरल एरियाज में भी जो इंफ्रा है उसे 5G के लिए रेडी कर देगा। एक जो सिंगल गीगा मेश डिवाइस होगी, जैसे कि ये डिवाइस है, इसे जगह जगह पे इंस्टॉल किया जा सकता है। ये 40 लिंक्स प्रोवाइड करवा सकती है, जिसमें हर लिंक के पास 2+ Gbps की स्पीड होगी। और ये जो एक डिवाइस है ये 10 किलोमीटर की रेंज का एरिया कवर करेगी। मतलब काफी बढ़िया सुविधा मिलने वाली है अगर ये अच्छी तरीके से पॉपुलराइज हो गया तो। हाई स्पीड मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यहां से प्रोवाइड करवाया जा सकेगा। इससे पर लिंक जो एक्सपेंडिचर है वो 6 गुना तक कम हो जाएगा जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करवाएंगे। वोल्फ रेड स्टार यानी WR स्टार्स के बारे में, जहां पर जो इंडिया का एरिस है यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, इन्होंने एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन को ट्रैक किया है। एक रेयर सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन था। ये जो हॉटेस्ट स्टार्स होते हैं एक तरह के, इन्हें हम वोल्फ रेड स्टार यानी WR स्टार्स कहते हैं, वहाँ हुआ है। तो एस्ट्रोनोवर ने जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन स्टडी किया था उसका नाम था SN2015DJ और ये गैलेक्सी NGC 7371 में 2015 में हुआ था। एरिस ने कैलकुलेट किया है कि जो स्टार था वो कोलैप्स कर गया, उससे सुपरनोवा बना और फिर ये एक्सप्लोजन हुआ। ख़ास बात ये है, ये जो ओरिजिनल स्टार था ये 2 स्टार से बना हुआ था। एक उनमें बहुत बड़ा WR स्टार था यानी वोल्फ रेड स्टार, और दूसरा बहुत छोटा स्टार था जो कि हमारे अपने सन से भी कम साइज का है। ये आए और इनमें एक विस्फोट हुआ। तो वोल्फ रेड स्टार के बारे में हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई वोल्फ रेड स्टार होते क्या हैं। ये वो स्टार्स हैं, वो सितारे हैं जो बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाश इनके अंदर होता है। और ये स्टार्स की खास बात है कि इनका टेम्परेचर हमारे सूर्य से भी कम से कम हज़ारों गुना ज़्यादा होता है। बहुत बड़े स्टार्स हैं और जब कोई स्टार बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उसके सेंटर में इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है, इतना ज़्यादा दबाव होने लगता है कि वहाँ पे
हीट और टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी सन अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो उसके सेंटर में हीलियम का फ्यूजन होने लगता है, राइट। फ्यूजन मतलब क्या होता है, दो एटम जब मिलते हैं तो फ्यूजन होता है, और जब ये फ्यूजन होता है तो फिर उसके बाद जैसे पता है न्यूक्लियर फ्यूजन सेंटर में होने लगता है, कोर की तरफ, इसके तरफ, इस तरह सन बाहर की तरफ फैलता है, अंदर की तरफ हाइड्रोजन इसके फ्यूज़ कर हीलियम बनने लगते हैं, फ्यूजन की वजह से ब्लास्ट होने लगते हैं, राइट। और ये जो टेम्परेचर की ग्रोथ है, ये जो फ्यूजन हीलियम का जो फ्यूजन हो रहा है, इसकी वजह से मैसिव यहाँ पे एक्सप्लोजन होने लगते हैं। और ऐसे जो प्रमुख जो बड़े बड़े ल्यूमिनस सुपरनोवा है, इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है, अभी तक कई क्लैरिटी इसके बारे में नहीं है, पर हमें पता है कि कोर में एक्सप्लोजन होने लगते हैं और विस्फोट बहुत बड़े लेवल पे होता है। सुपरनोवा असल में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है जो कि होता है, जिसको आप दूर की गैलेक्सी से भी देख सकते हैं। दूसरी गैलेक्सी में कोई विस्फोट दूसरी गैलेक्सी में भी देखा जाता है, बट प्रॉब्लम ये है हमारे आसपास इतना बड़ा डस्ट का एरिया बसा हुआ है कि हम मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी है वहाँ से ऐसे ब्लास्ट को नहीं देख पाते। हम कोशिश करते हैं एक्सप्लोडिंग स्टार्स को स्टडी करके कि भाई उनसे हमें पता चले कि अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हमें एक्सप्लोजन के थ्रू स्टडी करने में मदद मिलती है। तो ये बस बेसिक कहानी है वॉल्फ रेड स्टार की। आपको पता होना चाहिए वॉल्फ रेड स्टार्स कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बात करता है ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट के बारे में। जैसे जैसे कोविड फैल रहा है तो हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, और अक्सर ऑक्सीजन की कमी रह जाती है। इसी की पूर्ति के लिए ये डिवाइस बनाया गया है। ये डिवाइस इंडिया में बना है और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उसका नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्पेशल है क्योंकि अगर आप नॉर्मली ऑप्शन में से क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ CMERI को मेंशन किया जाएगा तो आप कभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को टिक नहीं करेंगे। तो ये याद रखिए कि ये CMERI ने बनाया है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और क्यों न्यूज़ में रहा है, क्योंकि ये जो यूनिट बनी है, ये डिवाइस है जो कि आसपास की हवा से जो ऑक्सीजन है उसको जमा करता है और नाइट्रोजन को उसमें से घटाता है। मतलब हमारे आसपास जो एयर है, जो एम्बियंट एयर हमारे पास रहती है, वो उसमें अलग अलग फॉर्म की ऑक्सीजन रहता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ऑलमोस्ट 70% तक रहती है, राइट। तो ये जो डिवाइस है ये ऑक्सीजन को निकाल देता है उसमें से, एम्बियंट एयर में से। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसकी तत्कालिक पूर्ति हो सकती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, और क्योंकि इंडिया में खुद से बना है तो काफ़ी इजीली एक्सेसिबल भी हो सकता है। इसका प्रोटोटाइप बना और पुणे में इसका टेस्ट भी किया जा रहा है। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जहाँ जहाँ चाहे वो रिमोट प्लेसेस हैं, होम्स या हॉस्पिटल लाइक फैसिलिटीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी को अगर स्लीप एपनिया है, स्लीप एपनिया में क्या होती है कि आपको सोते सोते कभी कभी सांस आपकी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है लोगों को, उसे एपनिया कहते हैं। उसके सॉल्यूशन में भी काम आ सकता है। कोई एपनिया से ग्रसित मरीज है तो वो इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद ये जो डेवलप किया गया है इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ये इंडिजिनस है, कैसे काम करता है। जो प्रिंसिपल है जिस पर ये काम कर रहा है वो प्रिंसिपल है प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन का। अब देखिए एड्जॉर्प्शन, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा एड्जॉर्प्शन क्या होता है, पर नॉर्मली UPSC से क्वेश्चन नहीं पूछती, तो हमें बस इतना पता होना चाहिए अच्छा कर क्या रही है ये। तो ये 0 कॉलम का इस्तेमाल करके जो इसके डिवाइस में लगा रहता है उससे नाइट्रोजन को एयर से कम कर रही है और ऑक्सीजन को कंसनट्रेट कर रही है। ज़्यादा ऑक्सीजन हवा में मात्रा उसकी ज़्यादा हो जाएगी जो एक पेशेंट को दिया जाएगा। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, ये लगभग 30 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर दे सकती है, हॉस्पिटल को सुविधा प्रोवाइड करा सकती है, जो कि अभी ऑलरेडी जूझ रहे हैं किस समस्या से कि उनके पास ऐसे यूनिट्स नहीं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं हैं। तो ये यूनिट्स हैं, ये लगभग 8000 फुट तक काम कर सकता है और यहाँ तक कि 14000 फुट सी लेवल से ऊपर तक काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सोचेंगे कि 14000 फीट की ऊंचाई तक ये काम कर सकेंगे, इसका मतलब हाई एल्टीट्यूड में जहाँ इनकी ज़रूरत होगी वहाँ भी ये काम में ले आ सकते हैं। और कहाँ इंडिया में हाई एल्टीट्यूड है सबसे ज़्यादा, इंडिया के बैटल फील्ड्स, लद्दाख, सियाचिन। तो इंडिया के आर्म फोर्सेस में भी बैटल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी में भी काम आ सकते हैं, जैसे कोविड पेशेंट को ज़रूरत है तो जहाँ भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इनको आ रही है वहाँ पर ये काम कर सकता है। और ऑक्सीजन इस जो ये हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी बनाई जाती है ताकि कोविड मरीजों का इलाज किया जा सके, ट्रीटमेंट में मैनेज किया जा सके। इलाज तो इसके थ्रू नहीं होता है, लेकिन जो मैनेजमेंट की बात आती है वहाँ रेस्पिरेटरी सपोर्ट देती है। जो कंप्रेस एयर उनके आसपास होती है इस थेरेपी में, जो ऑक्सीजन होता है कंप्रेस एयर का, उसको हाइयर रेट में फ्लो किया जाता है ताकि जो आपको कमी है वो पूर्ति हो जाए आपके शरीर की। तो ये बेसिक कहानी है ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट की। जो बॉडी इसको बना रही थी मैंने बताया CMERI यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये CSIR के अंदर ही काम करती है। CSIR एक एपेक्स बॉडी है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो CSIR के इनिशिएटिव्स आपको याद होने चाहिए। तो CMIR इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। किसका? CSIR का। कौन सा? CMERI। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगला, और आई होप ये लोकेटेड कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल म्यून G2 वर्सेस स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में है।
हाल ही में एक नया एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आया इंटरनेशनल लेवल का। इस एक्सपेरिमेंट में वो हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है आज तक जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें कई सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को म्योन G2, यहाँ पे G हाइफन नहीं है, G-2 है, नाम दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ है फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी, जिसे आप आसान भाषा में फर्मी लैब कह सकते हैं, वहां पर। ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के तहत काम करता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है म्योन, जिसे आप म्यू से इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में यहां पर स्टडी की गई। ये कहा गया कि जो स्टैंडर्ड मॉडल अभी तक प्रचलित है, इसके बारे में बात करेंगे, जो फिजिक्स के रूल्स पर बेस्ड है, ये म्योन का जो मूवमेंट है वो उसको फॉलो नहीं करता। म्योन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन का भाई है। इलेक्ट्रॉन के भाई होने का मतलब ये है कि इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी फंडामेंटल एलिमेंट है, आप इसे फर्दर तोड़ नहीं सकते। हालांकि मुझे लगता है कि ये सौतेला भाई है, क्योंकि ये म्योन से, इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा अनस्टेबल होता है और बहुत कम समय के लिए सर्वाइव करके ख़त्म हो जाता है। काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करते वक्त एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने में ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। रिजल्ट में ये पाया गया कि जो कुछ हमें पता है इस ये म्योन की जो G वैल्यू है उसके बारे में, वो उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसकी जो डिस्क्रिपेंसी है वो हमें 20 साल पहले ही समझ में आ गई थी, जब 2001 में फाइनल रिजल्ट्स आए। वैसे एक्सपेरिमेंट तो 1998 में किया गया था, ब्रुकहेवन एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें जो रिजल्ट्स इसके पहले मैथमेटिकली या फिजिक्स के फॉर्मूलाज से निकाले गए थे वो एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं कर रहे थे। उस समय इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास इनफ रिसोर्स नहीं थे, तो एक्सपेरिमेंट बंद हो गया। इसे फिर से स्टार्ट किया गया और अब ये समझ में आया है कि डेफिनेटली काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसके कंपैरिजन में। अब स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? ये एक रिग्रेस थियरी होती है जिसमें हम यूनिवर्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रभाव में कैसे बिहेव करते हैं उसे स्टडी करने का प्रयास किया जाता है थ्रू दिस स्टैंडर्ड मॉडल। अब इसमें G फैक्टर मेजर किया जाता है। G फैक्टर का मतलब क्या है? किसी भी एलिमेंट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसे इवेलुएट करते हैं। यहां पर हम म्योन की बात कर रहे हैं, तो म्योन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इवेलुएट करने के लिए G फैक्टर मेजर किया जाएगा। पहले ये लगता था कि ये जो वैल्यू होगी G फैक्टर की वो 2 के आसपास आएगी, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि रिजल्ट्स डेविएट करेंगे। इसीलिए नए प्रोजेक्ट को नाम दिया गया G-2 और प्रोजेक्ट में जो नियमहीनता यानी कि एनोमली पाई गई है वो ये है। हालांकि ये वैल्यूज हमारे बहुत काम की नहीं है। तो बिल्कुल ब्रीफ में रीक्लैरिफाई करूं तो म्योन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इवेलुएट करने के लिए G फैक्टर निकाला गया था जो 2 के आसपास था। रिसर्च में पता चला कि ये 2 से अलग है, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। यही ओवरऑल बात है। अगला पॉइंट है नैरो लाइन Seyfert-1 गैलेक्सी के बारे में। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नई एक्टिव गैलेक्सी को पहचाना है। उस गैलेक्सी का नाम है नैरो लाइन Seyfert-1 गैलेक्सी, जो कि 31 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमसे। और इससे हमें पता लगता है कि भाई हम और रिसर्च कर सकते हैं। गामा रे एमिट कर रही है ये गैलेक्सी, तो इसका मतलब है ऐसी और कई गैलेक्सीज होंगी। तो सवाल ये है कि ये किन लोगों ने खोज की, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो साइंटिस्ट ऑफ एरीस हैं यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज जो नैनीताल में है, उसके जो एस्ट्रोनॉमर्स या उसके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही एक पूरा सर्वे हुआ था से 20 साल पहले सारी मेजर ऑप्टिकल जो बॉडीज हैं उनके बारे में, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सर्वे हुए थे। और वो सर्वे हुआ था स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे। इस सर्वे के अंतर्गत जो भी बॉडीज़ थी, लगभग 25,000 ल्यूमिनस जो बॉडीज़ थी, उनको स्टडी किया किसने? तो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको स्टडी किया, जो कि नैनीताल में है। तो इन्हें उसमें मिला क्या कि भाई एक यूनिक ऑब्जेक्ट मिला जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी गामा रेज एमिट कर रहा था। तो ये जो गामा रे एमिटिंग बॉडी थी इसका नाम मिला NLS-1 गैलेक्सी, यानी कि नैरो लाइन Seyfert-1 गैलेक्सी। और काफ़ी रेयर एंटिटी है ये, और ये तब फॉर्म हुआ था जब हमारा जो यूनिवर्स था केवल 4.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड का, जबकि अभी उसकी उम्र है अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि हमें गैलेक्सी का नाम याद हो, एरिस ने किया ये याद हो, और एक जो सोलॉन डिजिटल स्काई सर्वे हुआ था उसके अंतर्गत जो बॉडीज़ थी उनको स्टडी करके ये पता लगाया है। तो और देख लेते हैं थोड़ा एरिस के बारे में। ये इंडिया का लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ पर है? नैनीताल में है। 1955 में इस्टेब्लिश किया गया। ये काम क्या करता है? जो भी सोलर या थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स की ब्रांच है उसके ऊपर काम करता है, ताकि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आप भी जाकर यहाँ पे विजिटर जाके देख सकते हैं रातों में कि कैसा दिखता है, अगर आप विजिट करना चाहें तो बहुत ही एलीट इंस्टीट्यूट है इंडिया का ये।
कोविड वैक्सीन को लेके एक HGC-019 वैक्सीन डेवलप की गई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अप्रूवल दी है इसको हाल में कि इसमें एडिशनल फंडिंग दी जाएगी इसकी क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए। तो ये पहली इंडिया की mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है। mRNA बेस्ड कोविड वैक्सीन के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। असल में इसे डेवलप कौन कर रहा है? इसे डेवलप कर रहे हैं जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, और इसको फंड किया जा रहा है मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत। तो याद रखिए, इंडिया की पहली mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है। ऑलरेडी यूएस में शायद फाइजर इज अ mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो इस किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है इसमें बॉडी है? तो जेनोवा एक जो हमारी कंपनी है बायो फार्मास्यूटिकल्स, ये कोलैबोरेट कर रही है HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन, जो यूएसए की कंपनी है, उसके साथ। तो वैक्सीन का नाम है HGC-019। तो ये mRNA वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन असल में क्या होती है देखते हैं पहले। देखिए, जब कोरोना होता है तो कोरोना वायरस जब बॉडी के अंदर आता है तो वो जब किसी भी सेल को अगर वो इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर स्पाइक्स बना देता है, कीले निकल आती है कुछ कुछ, ठीक है। तो वो बॉडी फिर आपकी आइडेंटिफाई करती है, अच्छा ये खतरनाक है, इसके ऊपर अटैक करती है वो, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता है सेल्स के अंदर और आपकी ऑटो इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि mRNA वैक्सीन है क्या। पहली बात, mRNA क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, इसे कहते हैं मैसेंजर RNA, राइट। M4 मैसेंजर होता है ये। जब भी आपके सेल को या आपकी बॉडी को कुछ क्रिएट करना होता है, कोई DNA कुछ बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको एक मैसेज चाहिए होता है कि भाई हम काम कैसे करें। तो उसके लिए वो एक प्रोटीन क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन बनाएगा, वो जो उस कार्य के लिए, उस प्रोटीन को बनाने के लिए उसको पता तो होना चाहिए ना कि भाई आपको ये बनाना है, ठीक है। तो वो जो उसका स्ट्रक्चर होता है कि उस सेल को, आपके बॉडी के सेल को कोई चीज़ क्रिएट करने, कोई प्रोटीन बनाना है किसी काम की पूर्ति के लिए, तो उस प्रोटीन को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मैसेज होता है, वो इस RNA के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, विच इज़ mRNA। तो अब डॉक्टर्स ने, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एक तरीका ढूंढा जिसके थ्रू mRNA वैक्सीन बनाई जाएगी। यानी ये जब आपकी बॉडी में डाली जाएगी तो इसके साथ जो बॉडी के सेल तक जब ये पहुंचेगी, इसका जो मटेरियल है, तो आपके सेल को वो mRNA प्रोवाइड करेगा, जिससे वो स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। जो मैंने कहा ना, कोरोना वायरस जब बॉडी में एंटर करता है तो स्पाइक्स बनाता है, जैसे जूतों की स्पाइक्स होती हैं, नोक कीलें निकली होती हैं, वैसे कीलें बनाने का ये बोलेगा कि भाई कीलें बनाओ। कीलें बना जैसे ही बनेंगी आपकी सेल के अंदर कीलें, तो जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको लगेगा अरे भाई ये तो कुछ खतरनाक सी चीज़ है, तो वो उसके लिए इम्यूनिटी क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी में पहुंचेगी तो इससे स्पाइक का पता लगते है उसको लगेगा अच्छा कुछ खतरनाक आ रहा है, तो इम्यूनिटी क्रिएट कर देगा। उससे होगा क्या कि जब आपकी बॉडी पे असल में कोरोना वायरस का अटैक होगा तो उसको पहले से बॉडी को पता होगा अच्छा स्पाइक मतलब कोरोना वायरस, स्पाइक मतलब इस तरह का वायरस, और इसके इलाज के लिए हमें कौन से प्रोटीन जनरेट करने हैं, कैसी इम्यूनिटी डेवलप करनी है, वो सारा डेवलप कर पाएंगे। तो ये इसको फ़ायदा दे पाएगा कि भाई इंजेक्शन होते ही और वायरसेस पेनिट्रेट करते ही, जैसे ओरिजिनल कोरोना वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो उससे पहले ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी तैयार हो चुकी होगी, क्योंकि mRNA बेस्ड जो ये वैक्सीन होगी ये पहले ही ऐसी इम्यूनिटी डेवलप कर पाएगा। इसके अलावा जो बाकी वैक्सीन है वो एक थोड़ी सी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जब हम वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। अभी mRNA की ये जो वैक्सीन है, इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि लोगों को वायरस जो है लैब में ग्रो नहीं करना पड़ता। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे अपने हेपेटाइटिस हो गया, टेटनस हो गया, इनके इंजेक्शन दिए जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे अंदर कुछ वायरस भेजे जाते हैं, तो उसके खिलाफ कुछ डिल्यूटेड वायरस भेजे जाते हैं, थोड़े से कमज़ोर वायरस भेजे जाते हैं, जिनके खिलाफ बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करके फिर उनको मार देती है। लेकिन यहाँ पर उसके लिए पहले इनको वो कमज़ोर वायरस लैब में डेवलप करना पड़ता है। mRNA बेस्ड जो सेटअप है यहाँ ऐसा कुछ डेवलप नहीं करना और सीधा वैक्सीन दी जाती है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है आदित्य L1 सपोर्ट सेंटर के बारे में। आदित्य L1 मिशन काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है। आदित्य L1 मिशन इंडिया का एक सोलर प्रोग्राम है, पहला इंडिया का मिशन है जो कि सन को ऑब्जर्व करेगा। तो आदित्य मतलब सन होता है हिंदी में, और L1 डिनोट करता है लग्रांज पॉइंट को। लग्रांज पॉइंट वो लोकेशंस होती हैं, जैसे यहाँ छोटे से तस्वीर में आप देखिए, ये वो लोकेशंस होती हैं, जैसे अर्थ है ना, ये सन है, अर्थ सन का चक्कर काट रही है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, सन का भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है एक दूसरे के ऊपर। हर बॉडी दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, हमें पता है। तो एक वो लोकेशन जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशन पुल और सन का ग्रेविटेशन पुल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, दोनों रस्सियाँ खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ, और वो पॉइंट जहाँ दोनों जीरो हो जाते हैं, दोनों की कैपेसिटी, दोनों की पावर, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, वो लोकेशन कहलाती है लग्रांज पॉइंट। और अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 लग्रांज पॉइंट हैं। तो जो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ये L1 यानी लग्रांज पॉइंट 1 पे अपना एक सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च करी जिसका नाम होगा आदित्य L1, जो जाके वहाँ पे सन का जो आउटर लेयर है, सन का कोरोना, उसको रीड करेगा। ये बहुत दिनों से मिशन चल रहा है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में। लेकिन न्यूज़ अब हाल में ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशन करेगा तो इसके लिए एक लैंड पर भी हमें कोई ऑब्जर्वेशन के लिए लोकेशन चाहिए होगी जो उसकी रीडिंग ले पाए। इसके लिए एक ग्राउंड सपोर्ट सेंटर बनाया जाएगा नैनीताल में, एरीज फैसिलिटी में, यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर
ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में, जो कि है नैनीताल के पास। इसके लिए अब एक एग्रीमेंट साइन हुआ और हल्द्वानी में इसके लिए अलग से एक डेटा सेंटर भी खोलेगा। तो याद है आपको आदित्य L1 मिशन क्या है और इसका एक सपोर्ट सेंटर कहाँ खोल रहा है। तो क्या करेगा सपोर्ट सेंटर, जो डेटा वहाँ से आएगा उसके ऊपर काम करेगा, अलग अलग ऐप्स बनाई जाएंगी और क्रू तैयार किया जाएगा। जो क्रू इन द सेंस जो वहाँ जाएगा उसके लिए नहीं, क्रू मतलब जो वहाँ काम करेगा, किस तरह से एप्लीकेशन डिज़ाइन करेगा, इन सब के बारे में। और आदित्य L1 मिशन क्या है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, सन को स्टडी करने के लिए है। तो भारत का पहला ये सन का मिशन है और दूसरा भारत का स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है। इससे पहले एस्ट्रोस्टैट इंडिया 2015 में लॉन्च कर चुका है। इसको PSLV के थ्रू लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 को, और इसमें 7 पेलोड होंगे। काम क्या है इसका, कोरोना को रीड करना, सोलर इमिशंस को रीड करना, जो सोलर स्ट्रोम आते हैं उसको रीड करना, और लगातार इमेजिंग करना सन की। तो L1 पर ही क्यों इमेज है भाई, क्योंकि L1 पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है दोनों का, सन और अर्थ का, कैंसिल आउट हो रहा है। उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर एक बार आपने इसको लगा दिया, वहाँ कोई भी चीज़ अगर उस लोकेशन पे आ जाए, उसे कहते हैं स्पेस का पार्किंग स्पॉट, लग्रांज पॉइंट को। वहाँ पर आपने अपनी सैटेलाइट को पार्क कर लिया तो आपको बहुत कम ऊर्जा लगती है, क्योंकि ज़्यादा ग्रेविटेशन कोई खींचता नहीं, अर्थ खींच रहा है, नहीं सन खींच रहा है, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपकी सैटेलाइट काफ़ी टाइम तक रह सकती है। और L1 पॉइंट की खास बात यह है कि L1 पॉइंट बहुत अच्छा व्यू देता है सन का, तो काफ़ी टाइम तक वहाँ हमारी सैटेलाइट रह के ऑब्जर्व कर पाएगी सरफेस को। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है नासा के इंजीन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर के बारे में। ये एक मिनिएचर रोबोट हेलीकॉप्टर था जो आपको यहाँ दिख रहा है। ये हेलीकॉप्टर मार्स में उड़ा और फिर लैंड हुआ, तो एक बहुत बड़ा स्टेप था। पहली बार कोई ऐसा आउटसाइड डिवाइस जो धरती से गया जिसने किसी आउटर प्लैनेट पे उड़ान भरी है। तो जिस रोवर के थ्रू ये गया था, किस रोवर से ले गया था ये, तो परसिवरेंस रोवर के थ्रू इसको ले जाया गया था मार्स तक। तो ये पहला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, यानी जो दर्शा रहा है कि ये भी काम किया जा सकता है, तो इसका भविष्य में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये असल में दिखता कैसा है, तो पहले ये देखते हैं। ये जो रोवर है ये कुछ इस तरह का दिखता है कि ये ड्रिलिंग वगैरह करेगा मार्स के सरफेस पे। वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कहीं सरफेस से हमें निकालने हैं या उसकी स्टडी करनी है, तो ये रोवर उनकी खुदाई करके उनको जमा करेगा, उनको स्टोर करेगा और बाद में उसको अर्थ पे भेजा जा सकता है। और इसी के साथ इसी ने वो कैप्चर किया हेलीकॉप्टर को। वो हेलीकॉप्टर कैसा दिखता है वो भी देखते हैं अभी हम। और जो हेलीकॉप्टर यहाँ आपको दिख रहा है, ये छोटा सा हेलीकॉप्टर, ये बिल्कुल एक ड्रोन की साइज़ का था। इसने उड़ान भरी थी जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है। इसी ने एक पॉइंट के बाद ऑब्जर्व किया था आसपास के सरफेस को, तो ये उड़ा और फिर लैंड हुआ। तो इसका इस्तेमाल हम बाद में इसी तरह के और कई ड्रोन शॉट्स या ड्रोन जैसे रोबोट्स या इस तरह के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े लेवल पे भी। तो ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, जिससे हमें पता लगा कि ये टेक्नोलॉजी भी काम करती है। तो आइए अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारी काम की चीज़ें इसमें वो क्या क्या हैं। तो पहले इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, तो इंजीन्यूटी था। किस रोवर के थ्रू भेजा गया ये आपको याद होना चाहिए। रोवर का नाम था परसिवरेंस, राइट। और जैसा आपने देखा कि रोटेट कर रहा था ये, इसके ऊपर अपने नेविगेशन सेंसर्स कैमराज लगे हुए हैं ताकि कम्युनिकेट कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए आसपास की चीज़ों को। तो एक्सपेरिमेंटल था और ये हमें बाद में पता चलता है कि मार्स मिशन के थ्रू हम छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। इसके अलावा जो रोवर था जिसको हमने देखा परसिवरेंस रोवर, ये असल में छोटा सा रोवर है जो एक्सप्लोर करेगा किस क्रेटर को मार्स पे, तो उस क्रेटर का नाम है J0, ठीक है। ये जो नासा का मार्स 2020 मिशन है इसी के अंदर भेजा गया था। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्रेटर पे स्टडी कर रहा है, हेलीकॉप्टर का नाम क्या है और कौन सा रोवर था। तो रोवर का काम क्या है कि भाई मार्स की जियोलॉजी समझना, कैसे वहाँ का लाइफ फॉर्म था। तो इसके लिए हम रॉक वर्क भी कलेक्ट वहाँ से कर सकते हैं, जो आपने देखा ही कैसे ये काम करता है। आर्टिकल बात करता है रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के बारे में। रिस्पॉन्ड प्रोग्राम असल में इसरो ने हाल में अनाउंस किया कि IIT दिल्ली के जो 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ही मदद करेगी। तो इसरो कई ऐसे जो लोकल लेवल पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है। तो इसके तहत उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ था रिस्पॉन्ड, जो 1970 से काम कर रहा है। यानी रिस्पॉन्ड असल में एक रिसर्च स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये कहीं भी कोई रिसर्च अगर होता है तो उसमें मदद करता है उनको, चाहे टेक्नोलॉजिकल हेल्प हो या फिर फाइनेंशियल एड देने में काम करता है ये। तो इससे होता क्या है कि IIT दिल्ली, IIT मद्रास जैसे इंस्टीट्यूशन जो बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह खुद से करते हैं, तो वहाँ अगर वो स्पेस रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके एनकरेजमेंट के लिए यहाँ से मदद दी जाती है। तो इसरो का एक बहुत इन्फ्लुएंशियल प्रोग्राम है ये, ताकि इंडिया में जो ऑक्सिलरी सेक्टर है, जो अलग अलग इसरो के अलावा जो बाहरी एकेडमिक एरियाज हैं, वहाँ भी डेवलपमेंट रिसर्च की हो पाए स्पेस रिलेटेड। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी में हेल्प दी जाएगी स्पेस साइंसेज या स्पेस रिलेटेड। इसके अलावा रिस्पॉन्ड का जो प्रोग्राम है, इसके तहत जिनको स्पॉन्सर्स किया जा रहा है, उनके अलावा ये भी कोशिश की गई है कि वो बाकी जो इंडिया के नेशनल मिशन है, जैसे इम्प्रिंट या फिर उच्चतर आविष्कार योजना, इन सब में भागीदारी हो। तो ये जो अलग अलग प्रोग्राम है, जैसे
उच्चतर आविष्कार योजना की बात करूं मैं अगर, तो इसमें क्या की गई, ये असल में एचआरडी मिनिस्ट्री यानी अब तो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई दोबारा, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था कि भाई जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि हमें कुछ हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कुछ करने से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई है या एआई आ गया है, या इस तरह अगर कोई ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड है इंडस्ट्री की जिस पर रिसर्च नहीं हो रहा है, तो उस पर रिसर्च किया जाए। तो वहाँ पर खोज करने के लिए, वहाँ आविष्कार करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी हाई एंड लेवल पे। तो ये एचआरडी की स्कीम थी। इसी तरह एक इम्प्रिंट प्रोग्राम है, इम्प्रिंट प्रोग्राम भी 2015 में एचआरडी ने ही शुरू किया था, जो कि भाई बात करता था कि इंडिया के जितने आईआईटीज़ हैं या आईआईएससी हैं वो सब साथ मिलके मेन जो बड़ी बड़ी इंडिया की कोई साइंस एंड इंजीनियरिंग को लेके प्रॉब्लम्स हैं उसमें कोई रिसर्च करना हो, कोई डेवलपमेंट करना हो, ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो पाए। जैसे सेमीकंडक्टर्स की बात कर लें, इन सभी चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया था ये प्रोग्राम। तो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम ये जो स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस है वो कोशिश करेंगे कि इम्प्रिंट और उच्चतर आविष्कार योजना जैसी चीज़ों पर भी काम किया जाए। तो ये बेसिकली बात है, क्या रिस्पॉन्ड प्रोग्राम है, इसरो की स्कीम क्या है और क्या क्या इम्प्रिंट और उच्चतर आविष्कार योजना का कार्य था। और न्यूज़ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। रशिया की स्पेस एजेंसी ने बोला है कि भाई 2025 तक हम आईएसएस से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विड्रॉ कर लेंगे और हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद का एक ऑर्बिटल स्टेशन डाल देंगे स्पेस में, जिसमें हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स या कोस्मोनॉट जिन्हें वो कहते हैं वो जाएंगे। तो इसीलिए इस आईएसएस को थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आईएसएस कब लॉन्च हुआ, 1998 में। इसमें रशिया, यूएसए, कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी पार्टनरशिप में है। तो अभी तक का सबसे एम्बिशियस कोलैबोरेशन है ये। खास बात कि यहाँ पे इसरो इसमें पार्ट नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि इसरो इसका पार्ट नहीं है। इसके जो बेसिक जब कोलैबोरेशन हुआ था तब की बात कर रहा हूँ। तो जो ये आईएसएस का जो मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है ये अर्थ के एक चक्कर को केवल 93 मिनट्स में पूरा कर लेता है और दिन भर में 15.5 चक्कर काट लेता है, ऑर्बिट्स कर लेता है। तो ये क्या करता क्या है, ये असल में ऑब्जर्वेशन के लिए है कि कोई स्पेस स्टेशन तक कोई शिप जाए तो वहाँ लैंड कर पाए, एस्ट्रोनॉट्स वहाँ रुक पाएँ और ऑब्जर्व कर पाएँ। तो रिसर्च लेबोरेटरी है और ये दुनिया का 9th स्पेस स्टेशन है जिसमें कि क्रू रह पा रहे हैं, मतलब लोग जाके वहाँ रह रहे हैं। ये पहला नहीं है, इससे पहले 8 और हो चुके हैं, क्योंकि रशिया जो पहले सोवियत यूनियन था वो और यूएस ने भी अपने स्काई लैब जैसे मिशन पहले ही लॉन्च कर रखे थे। तो ये हो गई आईएसएस की बात। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्रुसेलोसिस के बारे में है। ब्रुसेलोसिस केरला में प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं क्योंकि ब्रुसेलोसिस के कुछ केसेस आए हैं। ये जेनेटिक इन्फेक्शन है। जेनेटिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि ये जो बीमारी है वो जानवरों से इंसानों में आ जाती है, एनिमल्स से इंसानों में आ जाती है। डेयरी एनिमल्स जो होते हैं उनमें ये डिटेक्ट किया गया है। ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिसीज है, ध्यान दीजिएगा, जो कि ब्रुसेला स्पीसीज के जो बैक्टीरियाज हैं उनसे फैलती है। ये मेनली कैटल्स को इन्फेक्ट करती है, जैसे कि स्वाइन, गोट्स, शीप, डॉग्स और बाकी की जो एनिमल्स हैं। इसे कई बार माल्टा फीवर या मेडिटेरेनियन फीवर भी कहा जाता है। माल्टा देखिए कंट्री है मेडिटेरेनियन सी में, इंडिया से लोकेशन देखिए, ये इंडिया है, यहाँ पर माल्टा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये यूरोप है, यूरोप में ये इटली है, इटली के बिल्कुल साउथ में सेंट्रल मेडिटेरेनियन में आपको माल्टा मिलेगा। दुनिया के वही लोग जिन्हें कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहने में आपत्ति है, वो ब्रुसेलोसिस को माल्टा फीवर कहने से कतराते नहीं हैं। ह्यूमंस जनरली इस डिसीज को जब किसी इन्फेक्टेड एनिमल से कांटेक्ट में आते हैं तभी उनको ये बीमारी होती है, या फिर वो एनिमल प्रोडक्ट को ईट या ड्रिंक करते हैं जो कंटेमिनेटेड हो, या एयरबॉर्न एजेंट को इनहेल कर लें। ब्रुसेलोसिस इंडिया में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको। इससे जानवरों में इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन, वीक ऑफस्प्रिंग का बर्थ और प्रोडक्टिविटी का कम होना, ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है। सिम्टम्स वही फीवर, स्वीट, बेचैनी, एनोरेक्सिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति ये उसको लगता है कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, इसलिए वो खाता ही नहीं है। हेडेक और मसल पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें रिफेम्पिन और डॉक्सीसाइक्लाइन का इस्तेमाल करते हैं। हमें अनपाश्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना होता है। पाश्चराइजेशन में डेयरी प्रोडक्ट को तेज़ी से गर्म करके वापस से ठंडा कर देते हैं ताकि बैक्टीरियाज वगैरह खत्म हो जाएं। सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे, जहाँ कहीं भी एनिमल्स को हैंडल कर रहे हों, रबर ग्लव्स, गाउन्स। लेबोरेटरीज में भी सावधानी बरतनी होगी ताकि ब्रुसेलोसिस के खतरे को कम किया जा सके। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं, लाइक हम मीट को पूरी तरीके से पकाकर ही खाएं, डोमेस्टिक एनिमल्स की वैक्सीनेटिंग की जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, ठीक है। अगला आर्टिकल है वो हार्लेक्विन इक्थियोसिस के बारे में है। अभी हाल ही में उड़ीसा में पहला केस आया है हार्लेक्विन इक्थियोसिस का। उड़ीसा राज्य की हम बात कर रहे हैं, वहां पर पहला केस आया है। ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक स्किन कंडीशन है। इसमें जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही खराब स्थिति में होती है। सामान्यतया इस डिसऑर्डर से जो भी बच्चे ग्रसित होते हैं वो 1 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। रेयर होना अपने आप में एक समस्या है
क्योंकि तब इस बीमारी के बारे में जो मेडिकल फील्ड है उसमें कुछ खास जानकारी नहीं है, कुछ मेडिकेशन भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो माता-पिता ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करने से भी मना कर देते हैं। लेकिन उड़ीसा के केस में ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा कि आप अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज को दे दीजिए, वो उसकी देख-रेख करेंगे, फर्दर रिसर्च भी करेंगे, कुछ हमें जानकारी मिल जाएगी। लेकिन माता-पिता ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने बच्चे को अपने साथ रखेंगे। हाँ, अगर वो सर्वाइव नहीं करता है, तो फिर वो मेडिकल कॉलेज को सौंप देंगे रिसर्च के लिए, लेकिन उसके पहले नहीं। यहाँ पर बात करते हैं इस डिसऑर्डर के बारे में। ये एक सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो स्किन को मेनली अफेक्ट करता है। इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है, वो आपको स्किन पर देखने को मिलता है। अब ये होता क्यों है? देखिए, ये एक प्रकार के जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। हमारी बॉडी में एक जीन पाया जाता है जिसे ABCA12 जीन के नाम से पुकारा जाता है। अब ये जो ABCA12 जीन है, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। अब जो प्रोटीन ये प्रोड्यूस करता है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये प्रोटीन जो बॉडी में सेल्स होती हैं, उनको फैट ले जाकर देता है। मतलब ये फैट को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स तक। कौन सी सेल्स तक? उन सेल्स तक जो हमारी बॉडी के स्किन को बनाती हैं। अगर ABCA12 इस जीन में म्यूटेशन हो जाए किसी भी कारणवश, तो ये प्रोटीन सही तरीके से जनरेट नहीं होता। फिर उन सेल्स तक जो हमारी बॉडी के स्किन को बनाती हैं, उन तक फैट नहीं पहुंच पाता। इन दैट केस बॉडी की स्किन या तो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती या डेवलप ही नहीं हो पाती, और इसी वजह से हार्लेक्विन इक्थियोसिस ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है। तो जो बात मैंने आपको बताई कि ABCA12 जीन में सीवियर म्यूटेशन की वजह से जो ABCA12 प्रोटीन का निर्माण होता है, वो अच्छे से नहीं हो पाता। लिपिड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, यानी कि फैट और जो बाकी जरूरी चीजें हैं जो स्किन का निर्माण करते हैं, वो सही से पहुंच नहीं पाते, और स्किन बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। स्किन पर इसका क्या इंपैक्ट होता है? स्किन डायमंड शेप के प्लेट्स में टूटने लगती है। कई सारे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं बॉडी की स्किन पर, और कई बार वो स्केली हो जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे मछलियों की स्किन होती है। इसीलिए तो इसे इक्थियोसिस कहा जाता है। इक्थियोसिस ग्रीक वर्ड इक्थस से बना है, जिसका मतलब फिश होता है। इसी वजह से स्किन के शेप की वजह से ही इसे ये नाम दिया गया है। ये बहुत ही रेयर है। 3 मिलियन बर्थ में कोई एक ऐसा केस आता है। अभी तक जो नोन हिस्ट्री है इस डिसऑर्डर की, उसमें पूरी दुनिया में 200 से 250 केस ही आए हैं। इसका कोई क्योर नहीं है। चूंकि इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, तो कोई क्योर भी नहीं है। यूजुअली ट्रीटमेंट में यही होता है कि स्किन को प्रोटेक्ट किया जाए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश की जाए। ट्रीटमेंट के नाम पर बस यही किया जा पाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विराफिन ड्रग के बारे में है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इस दवाई के इमरजेंसी यूज को अलाउ कर दिया है। विराफिन ड्रग, इसे इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तैयार किया है, जिसका नाम जाइडस कैडिला है। देखिए, कोविड-19 अगर बहुत सीवियर कंडीशन में नहीं है, मॉडरेट कंडीशन में है, तो एडल्ट्स में, एडल्ट्स का मतलब है कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है, उनको ये दवाई दी जा सकती है। विराफिन एक एंटीवायरल ड्रग है, मतलब वायरस के खिलाफ वर्क करती है। सबक्यूटिनेशली एडमिनिस्टर्ड होती है, यानी कि इसको, ये कोई दवा नहीं है, टैबलेट नहीं है कि आप पानी के साथ इसको ले लेंगे। इसको इंजेक्ट करना पड़ता है इंजेक्शन से स्किन के भीतर। मैन्युफैक्चर किया गया है जाइडस कैडिला के द्वारा। इस ड्रग को ओरिजिनली तो देखिए लिवर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। मेनली हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस जो लिवर को डैमेज करते हैं, उससे बचाने के लिए दवाई को बनाया गया था। लेकिन जब कोविड-19 काफी सीवियर होने लगा, तो फिर टेस्ट किया गया कि क्या ये कोविड-19 पर भी वर्क करेगा क्या, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। तो ये पाया गया कि अगर मॉडरेट लेवल पे कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, तो उसको अगर ये दवाई दी जा रही है, तो 7 दिनों के भीतर उसकी रिपोर्ट निगेटिव हो जा रही है, और काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये दवा दी जा रही है, उसको ऑक्सीजन की भी कम आवश्यकता पड़ रही है। इन जनरल जो मॉडरेट लेवल पे कोविड से इन्फेक्टेड हैं, उन्हें 75 टू 80 आवर्स ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऐसे लोग जिनको विराफिन ड्रग दिया जा रहा है, दवाई दी जा रही है, उनको केवल 50 से 52 घंटे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये ऑक्सीजन नीड को भी कम कर देता है। और 7 दिनों के भीतर यूजुअली जो भी केसेस टेस्ट किए गए, अभी तक 250 लोगों पर टेस्ट किया गया है, तो 91% केसेस में 7 डेज के भीतर रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। इसीलिए इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद अब जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं,
वो इस दवाई को प्रिस्क्रिप्शन में रख सकते हैं और इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के बारे में है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लगातार कमी को देखा जा रहा है इंडिया में एमिड कोविड-19 क्राइसिस। लोग परेशान हैं। इन बिटवीन एक डिवाइस का नाम बार बार हमारे सामने आया, दैट वाज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये है क्या? ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है ऐसे लोगों के लिए जो होम आइसोलेशन में है, या ऐसे लोग जिनको हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल जहां पे ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है क्या? इट इज अ काइंड ऑफ मेडिकल डिवाइस, लेट मी टेल यू। ये ऑक्सीजन को फिल्टर करता है। कहां से? एटमॉस्फेयर से ही। उसके बाद मास्क या फिर कैनुला के माध्यम से जो भी पेशेंट है उसे ऑक्सीजन दिया जा सकता है। कैनुला देखिए एक प्रकार ऐसी पाइप होती है जिसको आपने कई बार देखा होगा, जिससे ऑक्सीजन को इनहेल करने में मदद मिलती है। मास्क जो ऐसे नाक के ऊपर लगाते हैं वो तो आपने डेफिनेटली देखा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन कैसे क्रिएट करता है। एज वी नो कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% बाकी की गैसेस हैं। ये जो डिवाइस है वो कुछ ऐसी दिखती है, आप इमेज में देख सकते हैं। मॉनिटर से थोड़ी बड़ी होती है, पोर्टेबल डिवाइस है। आप देखिए इसमें पहिए लगे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसे लेकर जा सकते हैं। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में से हवा लेगा, सबसे पहले नाइट्रोजन को फिल्टर करेगा, फिर बाकी की हवा को फिल्टर करके ऑक्सीजन लेकर आएगा। इस ऑक्सीजन को कंप्रेस किया जाता है, इसके बाद कैनुला के माध्यम से जो भी पेशेंट हैं उन्हें दिया जाता है। यह ऑक्सीजन 90 to 95% प्योर होती है। हालांकि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होता है, जिसे आप एलएमओ बोलते हैं, जो आप सिलेंडर्स में आपको दिखता है, वो 99% प्योर होता है। ये 90 to 95% प्योर होता है। इसमें एक प्रेशर वॉल्व होता है जो हेल्प करता है कि ऑक्सीजन सप्लाई रेगुलेट हो अच्छे से। ये 1 मिनट में 1 से 10 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो ये ऑक्सीजन क्वांटिटी ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशानी में है तो इतने ऑक्सीजन से बात बनती नहीं है। चलिए डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। जो एलएमओ होता है यानी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जो सिलेंडर्स में भरा जाता है, और ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन होती है, मतलब अगर वो खत्म हो गया तो आपको या तो दूसरा सिलेंडर लेकर आइए या फिर उसको रिफिल करिए। जबकि कॉन्सेंट्रेटर के साथ ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा हवा में से ऑक्सीजन निकालता है, तो इसमें ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि हाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसको केवल पावर सोर्स चाहिए ताकि वो एटमॉस्फेयर में से हवा को लेकर उसमें से ऑक्सीजन छांट सके। ठीक है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पोर्टेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। कोई स्पेशल टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि एलएमओ के साथ दिक्कत होती है, आपको उसे क्रायोजेनिक टैंकर्स में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। कॉन्सेंट्रेटर से जो ऑक्सीजन निकलती है वो डेफिनेटली उतनी प्योर नहीं होती जितनी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि एलएमओ होता है। वो 99% प्योर होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को माइल्ड या मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट है, वो उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85% या उसके ऊपर है, तो फिर हम इसका इस्तेमाल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का कर सकते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति आईसीयू में है तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर तो हमें एलएमओ की आवश्यकता पड़ेगी। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है सिलेंडर्स का। इनके साथ एक दिक्कत ये है कि ये 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट ही निकाल सकते हैं। मॉडरेट लेवल पे कोई पेशेंट है तब तो बात बन जाएगी, लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उन्हें 40 से 50 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो कॉन्सेंट्रेटर वहां पे नीड पूरी नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी कीमत 40,000 से 90,000 के बीच में होती है, जबकि एक सिलेंडर आपको 8,000 से 20,000 के बीच में मिल जाता है। हालांकि दूसरे तरीके से आप देखें तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर खत्म हो गया तो आपको फिर से खर्च करना होगा रीफिलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वगैरह इसकी आ जाती है। आर्टिकल ट्रैकोमा के बारे में है, आंख में होने वाली एक बीमारी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? WHO ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया कि अफ्रीका की एक कंट्री गाम्बिया ने अपने यहाँ से ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि गाम्बिया में ट्रैकोमा अब एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रह गई। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा करने वाला गाम्बिया अफ्रीका का दूसरा देश है। तो पहला कौन सा है? पहला था कोट डी आइवर, जिसने अफ्रीकन रीजन में सबसे पहले ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया था, एंड सेकंड वन इज गाम्बिया। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें ट्रैकोमा के बारे में, आप गाम्बिया की लोकेशन देखिए मैप में। ये है पूरा अफ्रीका, अफ्रीका का ये है वेस्टर्न पार्ट, और यहां पर आपको मिलेगा वकांडा। नहीं, वकांडा नहीं, गाम्बिया। गाम्बिया देखिए यहां पर लार्जर पिक्चर है, एक नदी की तरह बहता हुआ देश है। इनफैक्ट इसके बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम गाम्बिया है, और इसी रिवर के नाम पर इस कंट्री का नाम भी गाम्बिया है। एक और जरूरी बात यह है कि गाम्बिया 3 ओर से सेनेगल से घिरा हुआ है। लार्जर पिक्चर देखिए, ये दुनिया का मैप है और यहां पर आपको गाम्बिया मिलेगा। यहां पर देखिए ये कंट्री है पूरी, ये जो पूरी कंट्री है ये सेनेगल है। तो 3 ओर से जो गाम्बिया है वो सेनेगल से घिरा हुआ है, एक ओर इसके अटलांटिक ओशन है, बिल्कुल बीच में है सेनेगल के गाम्बिया। ठीक है, तो लोकेशन तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ट्रैकोमा के बारे में।
ट्रैकोमा एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल आई डिसीज है, आंख में होने वाली एक बीमारी जो काफ़ी ज़्यादा निग्लेक्टेड रही है। बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्चेस वगैरह नहीं हुई, बहुत बाद में इस पर काम स्टार्ट हुआ। काफ़ी लंबे समय तक एक निग्लेक्टेड ही रहा है। कॉज की बात करें तो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैक्टीरियम क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस, उसके इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी होती है आंखों में। ट्रैकोमा देखिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है। कई तरीके हो सकते हैं फैलने के। जैसे किसी व्यक्ति जिसको ट्रैकोमा हुआ है वो अपनी आंखों पे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, हाथ का, कपड़े का, बेडिंग का, वो उससे जिसके कांटेक्ट में है, और वो सारी चीज़ें किसी अन्य व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाएं तो उस व्यक्ति को भी ट्रैकोमा हो सकता है। एट द सेम टाइम जो हाउस फ्लाइज होती हैं, घर में उड़ने वाली मक्खियाँ, वो भी ट्रैकोमा के बैक्टीरिया को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैला सकती हैं, मतलब दूसरे पर्सन को वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। वल्नरेबल ग्रुप की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर ये बच्चों को होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ट्रैकोमा का खतरा कम हो जाता है। बच्चों के बाद अगर ये किसी को होता है तो महिलाओं को होता है। महिलाओं को होने का रीज़न ये है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कॉन्टेक्ट से फैलता है, और बच्चों के कॉन्टेक्ट में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा होती हैं। इस वजह से बच्चों के बाद ट्रैकोमा का खतरा महिलाओं को ज़्यादा होता है। अगर इसको अच्छी तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो इससे नज़र कमज़ोर हो सकती है। एट द सेम टाइम व्यक्ति पूरी तरीके से अंधा भी हो सकता है। तो ट्रैकोमा एक खतरनाक बीमारी है। बात करते हैं ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा बाय ईयर 2020 यानी कि गेट 2020। 1996 में WHO ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था जिसका नाम गेट था, ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा, जिसमें 2020 तक ट्रैकोमा को एलिमिनेट करना था। इसमें सेफ स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाना था। सेफ स्ट्रेटजी क्या है? सेफ स्ट्रेटजी को 1993 में WHO ने अडॉप्ट किया था। इसमें उनका प्लान ये था कि वो ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने के लिए लीडरशिप अवेल करेंगे, इंटरनेशनल एफर्ट्स करेंगे, वेरियस कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के साथ ही साथ वो ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने के लिए काम करेंगे। और जो भी सेफ स्ट्रेटजी होगी उसमें रिपोर्ट और प्रोग्रेस वगैरह भी रिकॉर्ड की जाएगी। तो ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा के तहत सेफ स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए ट्रैकोमा को एलिमिनेट करना था। इसके लिए जो देश हैं उनकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना था। अच्छा असेसमेंट हो, मॉनिटरिंग हो, सर्विलांस हो, प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन किया जाए, रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाए ताकि हम इसे खत्म कर सकें। हमारा अगला आर्टिकल है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब ये ना तो नाम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2018-19 के पेपर में आप देखेंगे तो सवाल जो आ गए, जैसे ग्रेविटेशन वेव्स के बारे में सवाल आ जाते हैं, या फिर जो न्यू हॉरिजन वगैरह जैसे कुछ टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर टर्म्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत। खबर यह है कि जो रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच है, उनके वहाँ के रिसर्चर्स और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्न, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इनके रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट क्या है? वो एक ब्यूटी कॉर्क होता है जिसको आप बी कॉर्क कहते हैं, उसके डिके को स्टडी करा जा रहा है, और उसके डिके को स्टडी करके बहुत सारी चीज़ें पता लगाई जा रही है सर्न में। सबसे पहला सवाल यही है कि सर ब्यूटी कॉर्क क्या है? तो ब्यूटी कॉर्क जो है ये कोलिजन से प्रोड्यूस होता है। जब हाई एनर्जी के प्रोटॉन बीम्स कोलाइड करते हैं तब उस स्थिति में ये प्रोड्यूस होता है जिसको आप ब्यूटी कॉर्क कहते हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होता है? ये सन में प्रोड्यूस होता है। सन में एक एक्सेलरेटर है जो कि जस्ट वेरी नियर टू स्पीड ऑफ लाइट तक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके एक दूसरे में हिट करवा देता है। टकराव होगा, कोलिजन होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये क्वार्क्स जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हो गए। एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स में से एक क्वार्क होते हैं। बात करी जाए 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं जो क्लासिफाई होते हैं अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। ये इनके क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन हो गए। ब्यूटी क्वार्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है इन कंपैरिजन टू अप एंड डाउन क्वार्क्स। पर्टिकुलरली बात करें ब्यूटी क्वार्क्स की तो खासियत इसकी ये है कि काफ़ी लंबे समय तक रहता है, मतलब जो इसका डिके टाइम है वो बहुत लंबा है। अब डिके टाइम लंबा है तो उसकी वजह से जो फिजिसिस्ट हैं उनकी क्यूरोसिटी बढ़ती है और इसको स्टडी करने की बहुत अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। मान के चलिए आप, एक छोटा एग्जाम्पल है फूड का। अगर कोई फूड है, कुछ खाने की ऐसी चीज़ है जो लंबे समय तक अगर प्रिजर्व हो सकती है, लंबे समय तक ख़राब नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इसमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं कि लंबे समय तक ख़राब नहीं हो रहा, तो उस पर रिसर्च होते हैं। उस तरीके से एक एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि जब ब्यूटी क्वार्क्स हैं वो डिके नहीं होते लंबे समय तक, तो एक्सपेरिमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ और चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब जो स्टैंडर्ड मॉडल होता है उसमें डिके प्रोसेस कैसे चलता है,
जैसे आप देखेंगे जो ब्यूटी कॉर्क है वो डिके होकर स्ट्रेंज कॉर्क्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ में जैसे ही जो ब्यूटी कॉर्क कन्वर्ट होगा और ये कॉर्क जो है कन्वर्ट होकर स्ट्रेंज कॉर्क बनता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और एंटी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, या फिर म्यूऑन्स और एंटी म्यूऑन्स भी निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है जिसको जनरली माना जाता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसके साथ में एक और चीज़ होती है जिसको आप एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। उसी तरीके से म्यूऑन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन इसका जो वेट होता है वो 260 टाइम्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। और एंटी म्यूऑन भी होता है, जिस तरीके से म्यूऑन है एक एंटी म्यूऑन भी होता है। अब जो ये एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट, ये बताता है कि जो एनोमली आ रही है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से हट के ब्यूटी कॉर्क मॉडल में एनोमली आ रही है, इसमें 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो काम करती हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेज आप जानते हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हो गई, और इसके साथ में आप देखते हैं रेडियो एक्टिव जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें मैटर को साथ में पकड़ के रखती हैं। ये जो एनोमली है, इससे हमें पता चलता है एक अलग पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के बारे में, जिसको अभी तक हाइपोथेटिकली माना जा रहा था कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं लेप्टोकॉर्क। ये जो लेप्टोकॉर्क है, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। बात करें हम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल एक्सेलरेटर है अभी तक। 27 किलोमीटर के ये एरिया में फैला हुआ एक रिंग है 27 किलोमीटर्स का, जिसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगी हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है बीच बीच में इसको पार्टिकल एक्सेलरेटर्स भी लगे हैं ताकि इनकी स्पीड बढ़ाई जा सके। तो जैसे आप देखेंगे 4 लोकेशंस के ऊपर इनका कोलिजन जो होता है, इसमें 4 लोकेशन जो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये पार्टिकल डिटेक्टर्स लगे हैं कि कोलिजन होगा तो पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेंगे। एक आपका एटलस है, CMS है, LS और LHCb है, जो लाइट हेड्रॉन कोलिजन और ब्यूटी एक्सपेरिमेंट है, ये भी इनमें से एक है। प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? 1997 में। एरिया कितना बड़ा है? 27 किलोमीटर्स मैंने बताया, और ये फ्रांस और जो स्विट्जरलैंड है उसकी बॉर्डर में पड़ता है। जो पार्टिकल है उसको 99% तक स्पीड ऑफ लाइट के एक्सेलरेट कर दिया जाता है, फिर इनको एक दूसरे में हिट कर दिया जाता है। 2012 में पर्टिकुलरली बात करें तो एक माइलस्टोन अचीव किया गया था सर्न में, जब हिग्स बोसोन जो पार्टिकल है इसको डिस्कवर कर लिया गया था, जो कि एक फिजिसिस्ट है पीटर हिग्स, इन्होंने दिया था, उस पार्टिकल को इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। बात करें हिग्स बोसोन की, तो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि मास गेन करता है अपनी फंडामेंटल फील्ड की वजह से, और उस फंडामेंटल फील्ड को नाम दे दिया गया हिग्स फील्ड। सन के बारे में जानकारी ले लें तो सन का फुल फॉर्म जो है वो बिल्कुल हटके है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, इसको आप सन कहते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको इसके डायमेंशन से पता चल गया होगा। 27 किलोमीटर में फैला है, और एक ट्यूब है जो 27 किलोमीटर में इस तरीके से डली है, और उसमें ही एक्सेलरेशन होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यहाँ पे कोलाइड करा जाएगा, और जो फंडामेंटल लॉज हैं नेचर के, उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया जाता है। और कोई भी पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करेंगे, हर जगह से उसको एनर्जी दे दे के हर पॉइंट पे, मान के चलिए ये यहाँ पर एक पार्टिकल शुरू होता है, इसको हर पॉइंट पे जहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इसको फिर एनर्जी देंगे, फिर एनर्जी देंगे, इस तरीके से एनर्जी बढ़ाई जाती है और फिर उसके कोलिशंस कराए जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1954 में तैयार किया गया था, और फ्रैंको स्विस बॉर्डर में इस जेनीवा के पास में इसका हेडक्वार्टर। 23 मेंबर्स हैं जिनके बारे में हमें याद रखना। सन जो है उसके 23 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया का रोल क्या है, इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है। इसके अलावा जापान, रशिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन और यूनेस्को, इन सब का ऑब्जर्वर स्टेटस भी है यहाँ पे। अगला आर्टिकल है ब्लैक होल्स के बारे में, और ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगा लिया गया है पहली बार। अब यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हार्वर्ड कॉलेज है और स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी है। इन दोनों ने एक ब्लैक होल जिसका नाम M87 है, मसियर 87, इसके बारे में पता लगाया, इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाया है। यहाँ पर देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें समझ में आ रहा है। तो एक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है जिसके द्वारा इस चीज़ को पता लगाया गया है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है एक ब्लैक होल में। अब ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जो इतनी गजब की डेंसिटी और ग्रेविटी रखता है कि लाइट भी अगर उसके सामने से निकले तो वो लाइट को भी खींच लेता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल जो है वो दिखता ही नहीं है। और जब ब्लैक होल दिखेगा नहीं तो सर उसको देखेंगे कैसे? उसको देखने के लिए अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करा जाता है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ब्लैक होल इनविजिबल होता है, स्पेशल टूल्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। इसके बाद बात करें जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, ये बताता है कि पोलराइज्ड लाइट देखी गई है
जो पर्टिकुलर ब्लैक होल है उसके आसपास। अब ये पोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब है? पोलराइज्ड लाइट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो वेव्स हैं लाइट की वो एक डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करती हैं। मान के चलिए जो लाइट वेव्स है वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, लेकिन उसके आगे मैंने एक स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन में एक छोटी सी ओपनिंग है, ये इतनी सी ओपनिंग है, तो इसमें से वही लाइट निकल पाएगी जो इस स्क्रीन में जो ओपनिंग है उसके हिसाब से ऑसिलेट कर रही है। तो यहाँ मैंने लाइट को पोलराइज कर दिया। जो आप क्रिकेटर्स पोलराइड के चश्मे पहनते हैं जब वनडे मैच होता है रात को, उस तरीके की चीज़ होती है, ताकि जो लाइट है उसे ग्लेयरिंग इफेक्ट ना आए। अनपोलराइज्ड लाइट में आपको जो वेव है वो हर जगह आपको ऑसिलेट करती हुई मिलेगी, इन ऑल डायरेक्शन वो ऑसिलेट करती रहेगी। तो यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट के बीच में हमने मतलब समझ लिया। अब ये जो नया इमेजेस आई हैं इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो पोलराइजेशन हो रहा है लाइट का वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इसके अलावा इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हॉट गैसेस हैं वो ब्लैक होल की ग्रेविटी को रेजिस्ट कर पाते हैं, और ये हॉट गैसेस ब्लैक होल की ग्रेविटी को तब तक रेजिस्ट कर पाएंगे जब तक ये फील्ड में है। जैसे ये फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड से स्लिप होंगे तो ये इवेंट होराइजन, जो इवेंट होराइजन मतलब ये जो बाहर का पोर्शन होता है ब्लैक होल का, आप बाउंड्री के तौर पे देख सकते हैं, उस एरिया में आगे बढ़ने लगेंगी, मैग्नेटिक फील्ड से स्लिप होंगी और अंदर ब्लैक होल के चले जाएंगी ये हॉट गैसेस। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।